हम पोएट्री और प्रोज में जो अंतर हैं उसमें कुछ अंतरों को यहाँ पर दर्शाया है हमने। सबसे मेन अंतर ये होता है कि जो प्रोज होती है, गद्य, ये आपका दिमाग से लिखा जाता है, और जो पोएट्री है, कविता है, वो हृदय से लिखी जाती है। मतलब यह लिखी दिमाग से ही जाती है। लेकिन कवि ऐसा कहते हैं, ऐसा पुस्तकें कहती हैं कि कविताएं हमारी भावनाओं से ही बनती है या लिखी जाती है। चूँकि प्रोज दिमाग से लिखी जाती है इसलिए वो कम इंटरेस्टिंग होती है, या ये कहें कि वो बोरिंग होती है। और कविता जो भावनाओं पर आधारित होती है इसलिए वो बहुत प्रिय होती है, हमें अच्छी लगती है, प्लस उसमें संगीत भी होता है। दूसरा अंतर यह है कि प्रोज सिंपल होता है, बिल्कुल साधारण, लेकिन आपकी जो पोएट्री है ये साधारण नहीं होती है। इसमें दो भाव तो जरूर ही लगते हैं, तीन भी लग सकते हैं, अधिक भी लग सकते हैं। तो इसलिए पोएट्री को जटिल माना गया है। जबकि अगर एक्सप्लेनेशन करना हो तो एक्सप्लेनेशन करने में हमारा अनुभव ये कहता है कि पोएट्री का एक्सप्लेनेशन करना सरल है और प्रोज का एक्सप्लेनेशन करना थोड़ा उससे कठिन है। क्यों? पोएट्री में अगर कुछ नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा है तो चूँकि वो कविता के तरीके में लिखी हुई है, पोएम के फॉर्म में लिखी हुई है, तो उसको आप थोड़ा बदलाव करके आप गद्य में लिख सकते हैं। लेकिन जो पहले से ही गद्य में है प्रोज, उसको अपने भाव को व्यक्त करना बहुत दिमाग लगता है उसमें। लेकिन कहा यह जाता है कि प्रोज सिंपल होती है और पोएट्री जटिल होती है, प्लस जो पोएट्री है वो सूक्ष्म भी होती है। पता नहीं कितनी गहराई से बात कहे, जहाँ न पहुँचे रब वहाँ पहुँचे कवि, और उदात्त भी होती है। अगला अंतर यह है कि प्रोज लिखते समय ग्रामर का विशेष ध्यान दिया जाता है, कोई गलती ना हो, कहाँ पर कॉमा लगना है, वर्ब लगनी है, कहाँ पर कैसे क्या प्रयोग होना है, पूरा सिस्टम है उसका। लेकिन पोएट्री में कोई सिस्टम नहीं है, अर्थात यहाँ ग्रामर आपकी कोई ज़रूरी नहीं कि आप सही तरीके से लिखें। हो सकता है कभी कभी ऐसी पंक्तियाँ मिल जाएंगी जिसमें वर्ब का प्रयोग ही ना हो, या जो शब्द हैड नॉट बीन, नॉट हैड और बीन के बीच में जो लगा है, हो सकता है ये नॉट को शुरुआत में रख दे। किस लिए? जब कविता बनाएगा तो कविता के अंत में तुकांत शब्द लगाएगा। उन तुकांत शब्दों को सेट करने के लिए ऐसा किया जाता है। आइए हम लोग थोड़ा अंतर समझते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोज इज सिंपल बट पोएट्री इज कॉम्प्लेक्स, सब्टल एंड सबलाइन। जो अभी हम आपको बता रहे थे, सिंपल माने सरल, कॉम्प्लेक्स जटिल, सब्टल कुशाग्र कह लो या सूक्ष्म, और सबलाइन उदात्त। प्रोज इज डल एंड बोरिंग
बट पोएट्री इज इंटरेस्टिंग। प्रोज पढ़ने में बहुत ही उबाऊ लगती है, लेकिन पोएट्री इज इंटरेस्टिंग, रुचिकर होती है एंड फुल ऑफ चार्म्स, और मोहकताओं से भरी हुई होती है। और एक अंतर है, प्रोज जो है ये ऑब्जेक्टिव होता है। प्रोज ऑब्जेक्टिव होता है और पोएम आपकी सब्जेक्टिव होती है, या पोएट्री। ये अंतर है प्रोज पोएम। प्रोज में ग्रामर अनिवार्य है, पोएट्री में ग्रामर नॉट नेसेसरी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, या बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं बनती कोई दिक्कत नहीं। अब एक चीज और बताना चाहता हूं कि 3 चीजें ऐसी हैं जिनकी निश्चित परिभाषा नहीं। ईश्वर, गॉड की कोई परिभाषा नहीं। प्रेम की परिभाषा नहीं है, और पोएट्री की परिभाषा नहीं। जब किसी चीज की परिभाषा नहीं होती है तो बहुत सारे विद्वानों को उस संदर्भ में अपनी बात कहनी पड़ती है, समझाना पड़ता है, बताना पड़ता है कि हमारे हिसाब से पोएट्री ये है, या प्रेम ये है, या गॉड ये है। दूसरा विद्वान ये कहेगा हमारे हिसाब से ये है। जैसे आचार्य विश्व, इन्होंने कहा है कि पोएट्री इज ए स्टेटमेंट। पोएट्री एक ऐसा वाक्य है या कथन है, whose soul is रस, जिसकी आत्मा रस होती है, अर्थात जिसको सुनने से या पढ़ने से आपको रस की अनुभूति हो, वही पोएट्री होती है। अंग्रेजी के प्रसिद्ध और रोमांटिक कवि विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा है, पोएट्री है स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, स्वाभाविक बहाव या बाढ़ ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। शक्तिशाली अनुभवों का स्वाभाविक बहाव ही पोएट्री है। अन्य भी कवि हैं जिन्होंने अपनी परिभाषाएं दी हैं, अपनी बात कही है इस संबंध में। तो इनको लिखने का उद्देश्य यही है कि कुछ थोड़ा हम जाने कवियों के विषय में किसने क्या कहा। और जब किसी चीज में निश्चितता नहीं होती, ये नहीं निश्चित होता है कि वास्तविक परिभाषा क्या है, तो कई विद्वानों को उसके संबंध में परिभाषाएं देनी पड़ती हैं। चलिए अब इसके बाद में देखते हैं कि फॉर्म्स ऑफ पोएट्री। पोएट्री कितने फॉर्म की होती है? तो पहली होती है इपिक। इपिक माने होता है महाकाव्य। महाकाव्य अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आपने तुलसीदास की रामचरितमानस अवश्य पढ़ी होगी। रामचरितमानस एक महाकाव्य, अर्थात महाकाव्य में एक हीरो होता है, एक हीरोइन होती है, नायक और नायिका,
जो समाज को एक अच्छी दिशा देने के लिए अभिनय करते हैं या अभिनय उनके द्वारा किए गए अभिनय को कवि अपने महाकाव्य में प्रदर्शित करता है, दिखाता है, समाज को दिशा देने के लिए। प्लस जब देख रहे हैं आप कि महाकाव्य नाम है, यानी काव्य होगा, महाकाव्य बहुत बड़ा। तो अंग्रेजी में मिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट है महाकाव्य। दूसरा फॉर्म है लिरिक। लिरिक माने होता है गीत काव्य। गीत काव्य में ये शर्त होती है कि इसमें म्यूजिक हो प्लस इमोशन हो, भावनाएं हो। अगर भावना रहित है तो वह फिर लिरिक नहीं होगा, गीत काव्य नहीं होगा। अर्थात हमारे दिमाग पर कुछ असर डाले, हमें सोचने पर मजबूर करे कि नहीं हमें भी ऐसा करना चाहिए, वो हो। साथ में अगर हम गाएं उसको तो ऐसा ना हो कि हम गा रहे हैं और वो जो संगीत वाले वाद्य यंत्र हैं उस पर वो लाइनें न निकल पाए। पीबी शैली की स्ट्रेंजाज रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपल्स, ये इनका लिरिक है। अन्य भी लिरिक हैं। नेपल्स इटली का एक शहर है, तो नेपल्स शहर के किनारे उदासी में बैठकर उन्होंने कुछ पद लिखे हुए थे, वही यहाँ पर लिखा है, स्ट्रेंजाज रिटन इन डिजेक्शन, डिजेक्शन माने उदासी, नियर पास में नेपल्स, नेपल्स शहर। तीसरा इलेजी। इलेजी माने होता है शोक गीत। जैसा शब्द से ही पता चल रहा है, शोक गीत अर्थात ऐसा गीत जो किसी के शोक में लिखा गया है। अच्छा काम किया हो किसी ने, उसकी मृत्यु हो गई हो, उस पर लिखा जा सकता है, या कोई भी हो जिसमें हमें लग रहा है कि नहीं इसके अंदर कुछ क्वालिटी थी। हम जब समझेंगे कि इसके अंदर क्वालिटी थी, मेरा अनुमान है कि तभी तो हम उस पर शोक व्यक्त करेंगे। अगर हमें उसमें अच्छाइयाँ नहीं दिखाई पड़ रही तो हम शोक नहीं व्यक्त करेंगे। जैसे कोई आतंकवादी है, वो किसी उसकी अगर मृत्यु हो जाती है तो हम उस पर शोक नहीं व्यक्त करेंगे। शोक उसी पर व्यक्त करेंगे जो हमारी नज़र में कुछ अच्छा है, कुछ क्वालिटी है उसके अंदर। तो शोक गीत शोक में लिखा जाता है, दुख प्रदर्शित किया जाता है, दुख दिखाया जाता है उसमें। वाल्ट वाइटमैन का ओ कैप्टन माई कैप्टन है, और कक्षा 12 में थॉमस ग्रे की भी आप एक इलेजी पढ़ेंगे, कंट्री चर्चयार्ड। तो पहला फॉर्म क्या है? इपिक, महाकाव्य, भारी, नायक नायिका प्लस समाज के लिए आदर्श प्रस्तुत करने वाला। लिरिक गीत, लिरिक गीत, गीत में या गीत काव्य कहें, इसमें म्यूजिक और भावना यानी हल्का आदर्श इसको भी मानेंगे। इलेजी शोक गीत, ओड, ओड का मतलब होता है संबोध गीत। संबोध गीत मतलब हम किसी को संबोधन करके सीधे उसको टारगेट करके गीत गाते हैं। ओड बिल्कुल लिरिक के समान होता है, थोड़ा अंतर होता है इसमें।
अगर इसको हम 100 मान लेते हैं तो ये 80, बस इतना अंतर है। अर्थात ये जो दो हैं लिरिक गीत का, इसमें भावनाएं होंगी, म्यूजिक होगा। और जो संबोध गीत है इसमें भावना कुछ कम होगी। अगर इसको हम 100 मान लें 100%, तो ये 80%, बस इतना सा अंतर है। कीट्स की हैं ओड टू ए नाइटिंगेल। जॉन कीट्स ने लिखा है ओड टू ए नाइटिंगेल। पांचवा आपका है बालेट। बालेट माने होता है गाथा गीत। गाथा गीत क्या है? हम शोक में या दर्द में गाते हैं। कहने का मतलब जो इलेजी आपने अभी समझा कि इलेजी शोक गीत है, तो शोक गीत का ही, इलेजी का ही एक रूप ये भी। अगर इलेजी को हम 100 मान लें तो इसको हम 80 मानें, बिल्कुल सेम। अगर ध्यानपूर्वक देखें तो लिरिक का या कहें लिरिक से निकला हुआ ओड 100% या 80%। इलेजी शोक गीत, इसी का अगर इलेजी को हम मान लें 100, तो बालेड माने गाथा गीत को हम मान लें 80। लेकिन इसके लिए बाल्ड के लिए एक शर्त है कि ये ग्रुप में गाया जाएगा। अगर कोई एक व्यक्ति गा रहा है और शोक गीत गाने लगा, शोक गाने लगा, तो वो आपका इलेजी के अंतर्गत आ जाएगा। अगर 4-5 लोग हैं उसको गा रहे हैं तो वो बाल्ट के अंतर्गत होगा, प्लस उससे कुछ कमजोर होता है। इसके बाद में छठा फॉर्म है सोनेट। सोनेट का मतलब होता है लघु काव्य, लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि इसमें 14 पंक्तियां ही लिखी हुई हैं। अर्थात अगर देखें तो इसको हम ये कह सकते हैं कि 14 पंक्तियों का लघु काव्य। प्रेम पर भी हो सकता है, ईश्वर के प्रति प्रेम, किसी व्यक्ति के प्रति, या अन्य कोई बात हो सकती है। सोनेट माने लघु काव्य। अंतर देखेंगे तो तुलना करें तो इपिक और सोनेट, अगर इसको 100 मान लें तो इसको 5 मानना पड़ेगा, लगभग 5 से भी कम, लेकिन क्वालिटी एक है। इपिक महाकाव्य, सोनेट लघु काव्य। इसमें यह शर्त है 14 पंक्तियां होंगी, इसमें कोई शर्त नहीं, बहुत अनलिमिटेड। लिरिक ओड, इलेजी, बालेट। अब सोनेट जो 14 पंक्तियों का लघु काव्य है, इसमें 2 फॉर्म है। एक इटालियन माने इटली से जन्मा हुआ, एक इंग्लिश माने इंग्लैंड से। इटालियन से जो जन्मा हुआ है वहाँ के सबसे प्रसिद्ध फेमस या इटालियन सोनेट के जो जनक है पेट्रॉर्क थे, इसलिए पेट्रॉर्कन सोनेट कहा गया, या इटालियन सोनेट। ध्यान से समझना, सोनेट 2 प्रकार, इटालियन, इंग्लिश। अब इटालियन कहा गया, इसका मतलब इसका जन्म इटली में हुआ होगा। तो पेट्रॉर्क नाम के कवि थे, उन्हीं के नाम पर पेट्रॉर्कन सोनेट या इसी को इटालियन सोनेट कहा जाता है। इंग्लिश में आप जानते हैं शेक्सपियर। तो इस फॉर्म को, जो इंग्लिश फॉर्म है, इटालियन सोनेट को के जनक पेट्रॉर्क और इंग्लिश सोनेट के जनक शेक्सपियर, इसीलिए शेक्सपियरियन सोनेट भी कहते हैं या इंग्लिश सोनेट कहते हैं। अब इटालियन जो सोनेट है, इसका सीधा अच्छा उदाहरण है जॉन मिल्टन का ऑन हिज ब्लाइंडनेस। पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो जो जिनकी कक्षा में नहीं वो पढ़ेंगे।
शेक्सपियरियन सोनेट का शेक्सपियर ने स्वयं लिखा हुआ है मर्सी। ध्यान समझिएगा, सोनेट 2 भाग, इटालियन इंग्लिश। इटालियन में पेट्रॉर्क, इसलिए पेट्रॉर्कन कहा गया, पेट्रॉर्कन सोनेट कह सकते हैं। शेक्सपियरियन सोनेट ये शेक्सपियर। पेट्रॉर्क यानी इटालियन सोनेट का सबसे अच्छा उदाहरण जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया ऑन हिज ब्लाइंडनेस। और इंग्लिश जो सोनेट है उसका सबसे अच्छा उदाहरण शेक्सपियर के द्वारा ही लिखा गया मर्सी। ये आपके प्रोज और पोएट्री में अंतर हुआ। और कल से या आज से ही अब हम पोएट्री में जो पहली पोएम है उसकी तरफ बढ़ेंगे।